जब युवाओं की बात होती है और युवाओं को संगठित रूप में कार्य करने की बात होती है तो टीम रवि रंजन की बात होती है। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत है और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। हम बात कर रहे हैं टीम रवि रंजन की, और टीम रवि रंजन के सबसे खासियत जो शख्स में है वो शख्स हमारे साथ हैं रवि रंजन जी। रवि रंजन जी से हम कई सारे मुद्दों पर, कई सारी चीज़ों पर बात करेंगे, पर विशेष ये है कि बाढ़ विधानसभा में युवा के जो टोली है, युवा के टोली जिसको हम कह रहे हैं, वो एक बढ़ते बढ़ते कई बड़ी संख्या में परिवर्तित हो गई है। और आज बाढ़ विधानसभा में जब भी जो है कि प्रत्याशी की बात होती है तो एक नाम रवि रंजन के पूरी तरह से आता है। आज हम बात करते हैं कि सर, पहला तो ये है कि ये जो हर बार आपको बाढ़ में युवाओं के लिए एक होप या यूँ कहें कि आप उनके लिए एक ज़रूरत बन के आप आए और लोगों के लिए लगातार आपका कार्य रहा, लेकिन महत्वपूर्ण एक विषय ये रहा कि आप युवाओं के लिए जो आइकॉन, जैसा कि बता रहे थे, आप जब कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो आपके निमंत्रण के इंतजार न करके लोग आपके कार्यक्रम में आते हैं, जो कि पिछले कार्यक्रम में देखा गया। तो एक भावी प्रत्याशी के रूप में जिनकी बात होती है, उनके साथ इतना जुड़ाव का विशेष कारण क्या है? देखिए, हम पिछली बार चुनाव पिछले 4 वर्षों से एक्टिव हैं राजनीति में, और पिछली बार जब हम चुनाव लड़े थे तो एक वहाँ संगठन हमने बनाया था। बाढ़ में भी लड़े तो बिहार विधान परिषद का चुनाव थे, जिसमें पटना, नालंदा और नवादा तीनों जिला मिलाकर एक निर्वाचन क्षेत्र बनता था। और जो संगठन हम लोगों ने बनाया था तो बहुत छोटा शुरुआत था, 4-5 लोग हम लोग थे जिससे शुरुआत हुई थी इसकी, बट धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। और जुड़ने का कारण क्या था कि विकास तो हो रहा है राजनीति में, जब सरकार बनी हुई है और काम अच्छा कर रही है, नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत काम भी हुआ है, और बाढ़ का भी अगर आप देखिए तो बहुत विकास हुआ है। बट हमारा ये था, मूल मंत्र क्या था जो बच्चों के लिए था कि भाई ठीक है, सब विकास हो रहा है, तुम्हारे अपने जीवन में कुछ बदलाव रहेंगे, तुम किस तरह से अपनी रोजी रोटी कमाओ, किस तरह से अपने पैर पे खड़ा हो, उसकी क्या व्यवस्था है, और वो व्यवस्था अगर नहीं है तो हम कैसे उसमें तुमको मदद कर पाएंगे, और उस योगदान से तुम्हारा क्या फायदा होगा। तो हमने सबसे पहले युवाओं को ये बताया कि देखो, तुम्हें पढ़ना लिखना है, पढ़ लिख के कुछ करने की इच्छा है तुम्हारी। अब पढ़ने लिखने के लिए तुमको जो व्यवस्था चाहिए वो क्या चाहिए। सरकार के स्कूल हैं, सरकार के कॉलेज हैं, बट किताबें खुद से खरीदनी है आपको, पढ़ने की व्यवस्था आपकी खुद की होनी चाहिए। तो हमने ये कहा था, उस समय भी कहा था और आज भी कहते हैं कि अगर हम जीत कराए, जनप्रतिनिधि बने आपके, तो हमारा कुल 4 ब्लॉक का जो है हमारा विधानसभा है, 3 पूरा ब्लॉक है और भंडारा का कुछ एरिया आता है। हमारा ये है कि हम ये चारों ब्लॉक में एक बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण कराएंगे। और ये पैसे आएंगे कहाँ से? कोई भी तो जनप्रतिनिधि जीतता है तो सरकार उसको 4 करोड़ रुपया प्रत्येक साल देती है खर्च करने के लिए। डेवलपमेंट की योजनाओं में आप वो पैसे को लगा सकते हैं। सरकार का अपना ज़मीन है, सरकार से ज़मीन अलॉट कराना, लाइब्रेरी बनाने में बहुत ज़्यादा तो 50 लाख रुपये से लेकर 75 लाख रुपये में एक बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण हो सकता है। और उस बड़ी लाइब्रेरी के निर्माण में हम करेंगे इतना ही कि आपको सिपाही भर्ती से लेके यूपीएससी तक की किताबें रख देंगे, चाहे वो यूपीएससी भर्ती का हो, परीक्षा हो, या बीपीएससी परीक्षा के लिए बुक्स हो, या एसएससी के लिए हो, या बैंकिंग के लिए हो, आपके पास जो किताबों की उपलब्धता होनी चाहिए, या एनडीए के लिए जो तैयारी की उपलब्धता होनी चाहिए, आपको सीडीएस की तैयारी की जो उपलब्धता होनी चाहिए, ये बुक वहाँ उपलब्ध रहेगा। वो व्यवस्था बनी रहेगी कि जहाँ एक साथ 200-400 बच्चे बैठकर पढ़ सकें, और साथ में वहाँ 4-5 मैगजीन और 4-5 न्यूज़पेपर जो है वो आएगा। इसमें बहुत खर्च नहीं होना। 5 न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर 300 रुपये में आता है पूरे महीने का, 5 न्यूज़पेपर होगा 1500। एक बच्चा अपने घर में 5 न्यूज़पेपर नहीं मंगा सकता, लेकिन अगर लाइब्रेरी में आएगा तो वहाँ पढ़ सकता है। ऐसे 8-10 मैगजीन, एक मैगजीन 100 से 150 रुपये का आता है, हार्डली 1500 रुपया खर्च कीजिएगा तो 10 मैगजीन आ जाएंगे अलग अलग। बैंकिंग के लिए अलग मैगजीन्स आते हैं, यूपीएससी की तैयारी के लिए अलग मैगजीन्स आते हैं, एसएससी की तैयारी के लिए अलग मैगजीन आते हैं। वहाँ जब उपलब्ध रहेगा तो वहाँ बच्चे जाएंगे कौन? तो बच्चे वो जाएंगे जिनको पढ़ना है। अब जब वो बच्चे वहाँ पढ़ने जाएंगे तो किताबें वहाँ उपलब्ध हैं, करंट अफेयर्स के लिए आपके पास बुक्स उपलब्ध है, वहाँ पे आपके पास मैगजीन उपलब्ध है, तो आप पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे तो चूंकि सब वहाँ एक साथ पढ़ रहे हैं तो आपस में डिस्कशन भी करेंगे, और जब डिस्कशन करेंगे तो आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास भी होगा। और जब बौद्धिक क्षमता का आपके विकास होगा तो जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे तो जहाँ 100 में पहले 1 बच्चों का होता था, 100 में 4-5 बच्चों का होने लगेगा। तो सबसे पहला मेरा यही फोकस है कि आपको पढ़ने लिखने की व्यवस्था हम क्रिएट करें जिससे कि बच्चे पढ़ पाएं।
अब हुआ कि लाइब्रेरी में और क्या मत किया जा सकता है। बहालियाँ निकलती हैं। बहालियाँ कहाँ निकलती हैं? बहालियाँ निकलती हैं या तो अखबार में या मैगजीन में या इंटरनेट पे। कई बार क्या होता है, दूरस्थ क्षेत्रों में जो गांव में लोग बच्चे रहते हैं, समय पे पेपर नहीं पहुंच पाता, अखबार नहीं पहुंच पाता, इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, तो वो देख नहीं पाते कि कौन सी बहाली आई, कौन उनको सूट करता था बहाली। तो हम ये व्यवस्था करेंगे कि उसी लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन होगा उसका काम ये रहेगा कि जितनी भी बहालियाँ निकलती हैं उसको संकलित करके रखे। बच्चों को पता है कि वहाँ पता चल जाएगा जाने पे, तो कभी भी सप्ताह में आके, 10 दिन में आके या पढ़ने डेली आता है तो उसको ये पता चल पाएगा कि उसके लिए कौन सी बहाली निकली हुई है और उस समय पे फॉर्म भर पाएगा। तो ये हो गया पढ़ने लिखने की बात। मान लीजिए कि बच्चा पढ़ा लिखा और नहीं कुछ कर पाया, तो अब वो आगे कैसे बढ़े? मान लीजिए हर एक बच्चे पढ़ते नहीं, हर एक बच्चे जो होते हैं पढ़ाई में कुछ आगे बुद्धि के नहीं होते और वो पढ़ नहीं पाते। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकली फिट है, उनको खाली ट्रेन करने की ज़रूरत है। और ट्रेनिंग में अगर हम 4 ब्लॉक में एक फिजिकल ट्रेनर देते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, 15 से 20 हज़ार रुपये में फिजिकल ट्रेनर मिल जाएंगे आपको। और वो फिजिकल ट्रेनर अगर आपकी तैयारी करा दे, जिसमें आप फौज में बहाल हो सकें, सिपाही भर्ती में जा सके, दरोगा में अगर आपने पास किया हुआ एग्जाम्स तो फिजिकल ट्रेंड होकर आप उसमें क्वालिफाई कर सकें, तो ऐसी व्यवस्था हो जाए जहां कि आप फिजिकली फिट हो जाए, जिससे कि आपकी बहाली हो जाए। मान लीजिए ये भी नहीं हुआ, हम पढ़े भी नहीं, हम फिजिकली भी फिट नहीं, अब कैसे रोजी रोटी कमाएं? तो फिर बचा व्यापार। व्यापार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? 2 प्रॉब्लम है, हम काम क्या करें और दूसरा समस्या क्या है कि हम पैसे कहाँ से लाएं। यही कैपिटल कहाँ से आए। सरकार के कई ऐसे स्कीम जिससे कैपिटल आपको आराम से मिल जाता है, क्योंकि घर परिवार से पैसे नहीं मिल पाते, क्योंकि आप ग्रामीण परिवेश के रहने वाले हैं, पिताजी को ही पैसा नहीं हो, कहाँ से देंगे आपको पैसा? तो वो संभव नहीं हो पाता कि पिताजी आपको पैसा दे पाए। तो वैसे केस में हम आपको बताएंगे, चूंकि हम भी व्यापार करके ही अपने आप में कोई एक लेवल पे लाए हैं, तो हम आपको ये बता पाएंगे कि कौन सा काम करूं। तो काम क्या करना है ये जानकारी हमसे मिल गई। दूसरा, पैसा, बैंक जो है वो बैठा हुआ है आपको पैसा देने के लिए, और सरकार के कई ऐसे स्कीम है जिसमें बगैर किसी चीज के गिरवी रखे आपको पैसा मिल सकता है। और जैसे आपका जो है स्वनिधि योजना है, स्वनिधि योजना में ठेला खोमचा लगाने के लिए सरकार बैंक जो है 10,000 रुपया देती है, बिना कोई कोलेटरल रखे हुए, कुछ भी आपको गिरवी नहीं रखना। और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो फिर 10,000 रुपया देती है, और अगर अच्छा काम करते हैं तो फिर 10,000 देती है। तो कोई भी आदमी जो सब्जी बेचने का प्रयास कर रहा हो, कोई ठेला लगाने का प्रयास करता हो, या कोई फल बेचने का प्रयास कर रहा हो और पैसे नहीं हो, तो स्वनिधि योजना से उसका फायदा ले सकता है। इससे ऊपर अगर आप बढ़िए तो मुद्रा योजना है। मुद्रा योजना भी सरकार बगैर बैंक जो है सरकार के माध्यम से अगर आप अप्लाई करते हैं तो बैंक आपको 10 लाख रुपए तक का ऋण देती है, जिस ऋण में आपको किसी भी तरह का कोई चीज गिरवी नहीं रखना है। आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप किराना स्टोर खोल लीजिए, आइसक्रीम पार्लर खोल लीजिए। इससे भी बड़ा काम करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट का सरकार स्कीम है, एक CGTS प्रोग्राम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम है, जिसमें 5 करोड़ रुपए तक का कोई भी आप निर्माण का अगर कोई काम करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, तो बगैर किसी भी कोलेटरल के सरकार गारंटी लेती है और आपको लोन मिल सकता है अगर आपका प्रोजेक्ट सही हो। आपको 10 लाख का 50 लाख का प्रोजेक्ट है, 50 लाख प्रोजेक्ट अप्लाई कीजिए। अब यहाँ क्या है कि हम करेंगे क्या, हम आपको लिंक, बैंक और आपके बीच में एक लिंक बनेंगे, आपकी बातों को कैसे बैंक के लिए प्रेजेंटेबल हो वैसा बनवाएंगे और वहां आपको प्रेजेंट करेंगे। प्रोजेक्ट आपका होगा जिसमें हमारा कंसल्टेशन होगा, बैंक के पैसे होंगे और आप काम करेंगे, अपने पैर पे खड़े होंगे। तो युवाओं को चाहिए क्या? पढ़ाई की व्यवस्था, फिजिकली फिट हो जाए अगर, उनको ट्रेन करने की व्यवस्था जिससे बहाली हो जाए, और नहीं तो ये उनकी रोजी रोटी जब तक मतलब कमाने का उपाय जब तक नहीं होगा, युवा ऐसे ही भटकते रहेंगे। विकास अपने जगह पे है, उनका अपना बढ़ना अपनी जगह पे है। तो हमारा यही प्रयास है कि युवा आगे बढ़े। से आपने बताया कि युवा आगे बढ़े। बाढ़ विधानसभा की बात किया जाए तो 2 टर्म आपने बताया कि जो है कि अभी चर्चा में कि 2 टर्म में पहले से जो है कि वर्तमान विधायक हैं, उससे पहले दूसरे पार्टी से थे। तो जब ये 4 टर्म जो है कि लगातार यहाँ पर जो है कि रह चुके हैं, तो क्या उनमें कमी रह गई कि रवि रंजन जी को आके जो है कि लीड करने की आवश्यकता होगी? नहीं, हम ये नहीं कहते कि उनमें कोई कमी रही होगी। देखिए, होता क्या है कि एक जनरेशन है, 20 साल में एक बड़ा जनरेशन निकल जाता है। वो 20 साल रह चुके, तो उन्होंने बाकी जो सेवा करनी थी की उन्होंने। लोग दुखी हैं, खुश हैं, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन अब युवाओं को आगे आने देना चाहिए। और जब नई सोच आगे आएगी तभी नया काम भी होगा।
और हमारी अपनी सोच है, युवा उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं और उनको भी रिटायरमेंट लेना चाहिए। उम्र हुआ, हर एक एज होता है, वो एज वो क्रॉस कर गए, अब उनको आराम से घर में बैठना चाहिए। चौथे टर्म में, जब चौथे टर्म विधायक की बात है, तो चौथा टर्म जो है कि इस बार दही चूड़ा का आयोजन होने जा रहा है और उसमें जो है कि लोग राजनीतिक ढूंढते हैं, आप राजनीतिक ढूंढने का मौका दे रहे हैं? नहीं, दही चूड़ा का आयोजन कहीं राजनीति ढूंढने का कोई प्रयास नहीं है। अगर आप देखें तो दही चूड़ा का ये चौथा कार्यक्रम है हमारा, और होली मिलन हमने पिछले साल किया था, तिरंगा यात्रा किया था, और आपने देखा होगा कि युवाओं का जो है बड़ा हुजूम था। इवन होली मिलन में लगभग 4,500 लोग आए थे। चूड़ा दही का जो पिछला प्रोग्राम था उसमें भी 2,500 लोग आए थे, और जब हम तिरंगा यात्रा निकाले थे तो लगभग 10,000 लोग रोड पर थे, लगभग 400 गाड़ियाँ थी, 1,000 मोटरसाइकिल थे। युवाओं का समर्थन है, बड़ों का भी बहुत आशीर्वाद मिला है। अभी जहाँ जाते हैं तो बड़ों के मन में भी एक वो अभिलाषा है कि नहीं, तुम आगे आओ, आगे आके कुछ करो, बाढ़ की तरक्की के लिए अपना थोड़ा योगदान दो। तो कहीं राजनीति इसमें नहीं है, एक अच्छा मन में विचार है, और वो विचार यही है कि हमारे बाढ़ के लोग जो है सुखमय जीवन जिए। अगर उनको कहीं कोई तकलीफ़ है तो वो तकलीफ़ जो है वो कहीं हम कम कर सकें, तो हमारा प्रयास रहेगा कि वो तकलीफ़ कम करें हम उनका। और 2 चीज़ें जो हैं वो हम ज़रूर बताएंगे। जो नॉर्मली नेताओं के लिए शिकायत होता है, सबसे पहली शिकायत ये होती है कि जो उनको फंड मिलता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि इसका बंदरबाट हो जाता है, इन पैसों का बंदरबाट हो जाता है, ठेकेदारी प्रथा पनप जाती है। तो इसमें हमने बहुत छोटा सा एक, अगर आप हमको 5 मिनट समय दें तो बताएंगे। और दूसरा एक और जो तकलीफ होता है कि हमारे जो विधायक हैं या हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं मिलते नहीं। इन दोनों के लिए हमने बहुत छोटा सा एक आइडिया निकाला हुआ है, और 5 मिनट के समय में हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। एक जो जनप्रतिनिधि जीतता है उसको साल में 4 करोड़ रुपया मिलता है, 5 साल के लिए वो जीत कर आता है, मतलब कुल 20 करोड़ रुपया मिलता है। हम अगर इसको क्रिस्टल क्लियर कर दें तो कोई आदमी विधायक पे उंगली नहीं उठाएगा, अपने जनप्रतिनिधि पे उंगली नहीं उठाएगा। हमारा कुल जो है 32 पंचायत है। आप देखेंगे अथमल गोला में 8 पंचायत है, 7 पंचायत हमारा जो है वो बेलछी में है, और 13 पंचायत हमारा बाढ़ में है, और 4 पंचायत हमारे पंडारक से इसमें जुड़ा हुआ है। कुल 32 पंचायत में अगर हम इस 20 करोड़ रुपया में से 50-50 लाख रुपया प्रति पंचायत दे दें, बिना ये देखे हुए कि वो किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, कौन से मजहब के हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, अगर हम 50-50 लाख रुपया प्रत्येक पंचायत को दे दें, और वहाँ के 10 वैसे लोगों को जो एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, जो पुराने लोग हैं, जिनकी बातें सुनी जाती हैं, उनकी एक कमिटी बना दें, और वो अगर इस 50 लाख से अपने पंचायत के डेवलपमेंट का काम करें तो कोई फिर विधायक पे उंगली नहीं उठाएगा। और अगर हम 32 पंचायत में 50-50 लाख बांटते हैं तो कुल 16 करोड़ रुपए का खर्च हो जाता है। उसके बाद बचता है 4 करोड़ रुपया। इसमें बाढ़ बाजार बड़ा है, इसमें 2 करोड़ रुपया यहाँ खर्च कर दें, और यहाँ भी ऐसे ही 10-12 लोगों की कमेटी बना दें। इस 4 करोड़ रुपये से आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 करोड़ से क्या कर सकते हैं, और सकसोरा बाजार को 1 करोड़, अर्थमल गोला बाजार को 1 करोड़ रुपया अगर दे दें, तो अगर आपने ट्रांसपेरेंसी दिखा दी, पैसे का बंटवारा हो गया, सही तरीके से हर एक पंचायत में पैसा पहुंच गया, और आपका उसमें अब कोई रोल नहीं रहा, वहां के लोगों ने तय किया कि हमको काम क्या करना है, तो कोई फिर विधायक को छोड़ नहीं करेगा। तो पहला तो हमारा यही है कि अगर हम जीत कर आए, अगर मुझे मौका मिला तो हम इस चीज़ को लागू करेंगे। और दूसरा मामला जो आता है कि विधायक मिलते हैं, विधायक नहीं मिलते हैं, उसका बहुत छोटा सा एक तरीका, हम भी बिजनेस करते हैं, हम भी ऐसा नहीं कि हम दिन भर वहाँ बाहर बैठे रहेंगे, लेकिन हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिस व्यवस्था से आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि हमारा विधायक हमसे दूर है। कुल 32 पंचायत हैं, और अगर हम सिर्फ इतवार को रविवार को यहाँ से निकले, सुबह एक पंचायत में, मान लीजिए हम अथमल गोला से शुरू करते हैं, सुबह 2 घंटा हम बैठ जाएं रामनगर दियारा में, वहाँ से निकलें, उसके बाद 2 घंटा बैठ जाएं हम समनीमा में, और वहाँ से दोपहर के, और शाम में हम निकले और 2 घंटा हम बैठ जाएं अगर जाकर उस्मानपुर पंचायत में, तो 3 पहले से पता हो कि हमारे जनप्रतिनिधि का प्रोग्राम हमारे यहाँ है, तो वैसी स्थिति में होगा क्या कि जिस किसी को भी कोई भी काम होगा तो वो अपने जनप्रतिनिधि से वहीं मिल जाएगा। अगले सप्ताह जब हम आगे जाएं, वहाँ बढ़ें, तो हम फिर वहाँ से आगे बढ़ें, रामनगर करारी कचार में सुबह बैठ जाएं, उसके बाद वहाँ रोटेशन से बैठे, तो मात्र 2.5 महीने में हम 32 पंचायत घूम लेंगे। और जब 2.5 महीने के बाद फिर जब रोटेशन करेंगे, तो अगर हमने कहीं
एक पंचायत के एक गांव में बैठे थे तो अगली बार हम जाके पंचायत के दूसरे गांव में बैठेंगे। तो आपका जनप्रतिनिधि हमेशा आपके पास रहेगा, आपकी समस्याएं आपके घर आकर सुनेगा और आपकी समस्याओं को वहीं पे निराकरण करने का जो भी उपाय होगा वो करेगा। या कहीं पैरवी करनी हो, कहीं अपनी बात को रखनी हो, या थाना हो, या वो वीडियो का ऑफिस हो, या सिविल एसडीओ साहब का ऑफिस हो, या सीओ साहब का ऑफिस हो, या डीएम साहब का ऑफिस हो, तो आपके घर जाकर आपकी समस्याओं को लेकर वहां से वो पैरवी कर पाएगा। तो लोग ये नहीं कहेंगे कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे बीच आता नहीं। महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि चलो इतनी सारे के लिए आपने बताया कि अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप बातों को पूरा ढंग से समझें तो विधायक बनना काफ़ी नहीं है, बल्कि विधायक की तरह अमल करना काफ़ी होता है। रवि रंजन जी जो बता रहे हैं उनमें एक विधायक से लेकर एक युवा तक सारे लोगों की एक बड़ी सीख है। आगे इनसे और बातें होगी अगले सेशन में, आगे और